नमस्कार बच्चों। आज हम अध्याय नंबर 2 पर चर्चा करेंगे। कौन सी क्लास का? कक्षा 12। विषय कौन सा था? राजनीति विज्ञान। राजनीति विज्ञान। और इस राजनीति विज्ञान का जो अध्याय 2 है, अध्याय 2 इस पर हम आज चर्चा करेंगे। अध्याय 2 का बच्चों क्या नाम है? शक्ति, सत्ता और वैधता। शक्ति, सत्ता और वैधता आपके अध्याय नंबर 2 का नाम है। 2 नंबर अध्याय शक्ति, सत्ता और वैधता। यानी इस अध्याय के अंदर हमें 3 चीज़ें पढ़ने को मिलेगी। एक शक्ति के बारे में, एक सत्ता के बारे में और तीसरा वैधता के बारे में। तो चलिए बच्चों, आज हम बात कर लेते हैं। जो पहला पॉइंट है शक्ति, इसके बारे में। शक्ति क्या होती है, इससे संबंधित विद्वानों के क्या विचार रहे हैं, इन पर आज हम चर्चा करेंगे। बच्चों, ये जो शक्ति है इसको अंग्रेजी में कहते हैं पावर। क्या कहते हैं? पावर कहते हैं। शक्ति यानी पावर कहते हैं। इस शक्ति को एक क्षमता के रूप में माना गया है। किसके रूप में? एक क्षमता के रूप में माना जाता है। यानी शक्ति एक ऐसी क्षमता है जिसके द्वारा एक व्यक्ति दूसरे व्यक्तियों के कार्यों, उनके व्यवहार, उनका आचरण, उनके विचारों को या तो नियंत्रित करता है या प्रभावित करता है। वो क्षमता क्या कहलाती है? शक्ति कहलाती है। देखिए, एक व्यक्ति अन्य व्यक्ति या अन्य व्यक्तियों, बहुत सारे हो तो व्यक्तियों भी कह सकते हैं, अन्य व्यक्ति के कार्यों, विचारों और आचरण या व्यवहार को नियंत्रित या प्रभावित करता है। एक व्यक्ति अन्य व्यक्ति के कार्यों, विचारों एवं आचरण या व्यवहार को नियंत्रित या प्रभावित करता है। किसके द्वारा? जिस क्षमता के द्वारा किया जा रहा है। ये जो व्यक्ति है, ये इस क्षमता के द्वारा अन्य जो व्यक्ति है उनके कार्यों, विचारों और आचरण या व्यवहारों को नियंत्रित या प्रभावित करता है। इसी क्षमता को क्या कहा जाता है? शक्ति कहा जाता है। तो जब भी आपसे पूछा जाए कि शक्ति किसे कहते हैं, शक्ति वो क्षमता है जिसके द्वारा एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के कार्यों को, उनके विचारों को, उनके आचरण को, उनके व्यवहारों को नियंत्रित या प्रभावित करता है। उस क्षमता का नाम क्या है? शक्ति है। बच्चों, आगे हम बात करते हैं कि ये जो शक्ति है, इस शक्ति को राजनीति विज्ञान, राजनीति विज्ञान, राजनीतिक विज्ञान की मूल अवधारणा, शक्ति जो है इसको राजनीति विज्ञान की मूल अवधारणा माना जाता है। क्वेश्चन आ जाए कि राजनीति विज्ञान की मूल अवधारणा किसे माना जाता है, आपको टिक करना है शक्ति पे। शक्ति को राजनीति विज्ञान की मूल अवधारणा माना जाता है।
जो विचारक है, अलग अलग विद्वान, अलग अलग विचारकों ने इस शक्ति के बारे में अपने विचार प्रस्तुत किए हैं। सामान्यतः अगर देखा जाए तो शक्ति, राजनीति विज्ञान जो है, या आप यूं कह दीजिए कि राजनीति हमारे समाज का वो क्षेत्र है जहाँ सबके लिए नियम बनाए जाते हैं, सबके लिए निर्णय लिए जाते हैं, अधिकारों एवं कर्तव्यों का वितरण या आवंटन किया जाता है, और इन सब कार्यों को करने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है? इस शक्ति नामक तत्व की आवश्यकता पड़ती है। तो शक्ति की आवश्यकता पड़ गई, यानी राजनीति हमारा वो क्षेत्र है जहाँ पर हर किसी के लिए निर्णय लिए जाते हैं, सबके लिए नियम बनाए जाते हैं, कर्तव्यों का आवंटन किया जाता है, उत्तरदायित्व दिए जाते हैं लोगों को, और इन सब कार्यों को करने के लिए ये कार्य कैसे होंगे? इस शक्ति के माध्यम से होते हैं। इसको करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? शक्ति की आवश्यकता होती है। इसीलिए तो कहते हैं कि राजनीति विज्ञान और इस शक्ति के अंदर, राजनीति विज्ञान और इस शक्ति के अंदर एक घनिष्ठ संबंध होता है, एक महत्वपूर्ण संबंध होता है, घनिष्ठ संबंध या महत्वपूर्ण संबंध होता है। यानी शक्ति राजनीति विज्ञान की मूल अवधारणा होती है। राजनीति हमारे समाज का वो क्षेत्र है जहाँ सबके लिए नियम बनाए जाते हैं, निर्णय लिए जाते हैं, कर्तव्यों या अधिकारों का वितरण किया जाता है, और इन सब कार्यों को करने के लिए शक्ति की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए राजनीति विज्ञान और शक्ति के मध्य एक घनिष्ठ संबंध पाया जाता है। क्लियर बच्चों? इतनी बात समझ में आ गई? चलो आगे बात करते हैं। अब इस शक्ति को लेकर के अलग अलग विद्वानों ने अपने अलग अलग विचार दिए हैं। अगर मैं भारतीय चिंतन के अंदर देखूं, भारतीय चिंतन की दृष्टि से देखा जाए तो भारतीय चिंतन के अंदर मनु, कौटिल्य और शुक्र का नाम प्रमुखतः आता है। किसका नाम आता है? मनु, कौटिल्य और शुक्र का नाम प्रमुखतः आता है। इन्होंने इस शक्ति के विभिन्न तत्वों की व्याख्या की है, विभिन्न तत्वों का वर्णन किया है। किसने? मनु, कौटिल्य और शुक्र ने। तो ध्यान रखना, भारतीय चिंतन में प्रमुख विद्वान कौन कौन से हैं? मनु, कौटिल्य, शुक्र है, जिन्होंने शक्ति के विभिन्न तत्वों का वर्णन किया है। अगर मैं पाश्चात्य की बात करूं, अगर मैं पाश्चात्य चिंतन की बात करूं तो पाश्चात्य चिंतन में जो मुख्य नाम आता है वो आता है मैकियावली का। मैकियावली का आता है। किसका नाम आता है? मैकियावली का नाम आता है। और ये जो मैकियावली है, इनको पहला शक्तिवादी विचारक माना जाता है। ध्यान रखना बच्चों, पहला शक्तिवादी विचारक, पहला शक्तिवादी विचारक किसे माना जाता है? मैकियावली को माना जाता है। जब प्रश्न आ जाए कि पहला शक्तिवादी विचारक कौन है, मैकियावली है। चलिए, इसके बाद हम बात करते हैं इन्हीं पाश्चात्य जो विचारक रहे हैं, राजनीतिक विचारक, इन्हीं में दूसरा जो नाम आता है, पहला तो किसका आया था? मैकियावली का आया था, मैकियावली का आया था। और इन्होंने शक्ति को राजनीति विज्ञान की मुख्य विषय वस्तु कहा था। क्या कहा था? कि शक्ति राजनीति विज्ञान की मेन मुख्य विषय वस्तु होती है। पाश्चात्य चिंतन के अंदर दूसरा जो नाम आता है वो आता है इंग्लैंड के हैं टॉमस हॉब्स। कौन है? टॉमस हॉब्स का नाम आता है। कहाँ के रहने वाले हैं? इंग्लैंड के रहने वाले हैं। और इनकी एक बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक है जिसका नाम है लेवियाथन। क्या नाम है? लेवियाथन। क्या नाम है बच्चों?
लेवियाथन नाम है, जो 1651 में प्रकाशित हुई थी। इस पुस्तक के अंदर टॉमस हॉब्स ने शक्ति के संबंधित अपने विचार प्रस्तुत किए थे और शक्ति के विभिन्न पक्षों की इन्होंने व्याख्या की थी। कहाँ पे? अपनी प्रसिद्ध पुस्तक लेवियाथन के अंदर 1651 के अंदर की थी। इतनी बातें कर लें। तो पाश्चात्य चिंतन के अंदर ये प्रमुख दो विचारक रहे और भारतीय चिंतन के अंदर मनु, कौटिल्य और शुक्र, ये तीन प्रमुख विचारक रहे हैं। लेकिन बच्चों, इस शक्ति के ऊपर, राजनीति विज्ञान में इस शक्ति के ऊपर सबसे ज़्यादा जोर जो है, विशेष रूप से जोर है, वो आधुनिक राजनीति विज्ञान में दिया गया है। कहाँ पे दिया गया है? आधुनिक राजनीति विज्ञान। आधुनिक राजनीति विज्ञान के अंदर विशेष रूप से जोर दिया गया है। किस पर? शक्ति के ऊपर दिया गया है। ठीक है। आधुनिक राजनीति विज्ञान के जो प्रणेता है, जो प्रवर्तक है, वो किसे कहा जाता है बच्चों? चार्ल्स मेरियम। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ध्यान में रखना एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आधुनिक राजनीति विज्ञान का प्रणेता किसे कहा गया है? चार्ल्स मेरियम को कहा गया है। और इस आधुनिक राजनीति विज्ञान में शक्ति पर विशेष रूप से बल दिया गया है। इन्होंने, चार्ल्स मेरियम ने इस शक्ति के विभिन्न पक्षों की व्याख्या की है, शक्ति के बारे में अपने विचार प्रस्तुत किए हैं। तो क्वेश्चन ये बनता है यहाँ से कि आधुनिक राजनीति विज्ञान के प्रणेता कौन है? चार्ल्स मेरियम है। दूसरा क्वेश्चन, टॉमस हॉब्स, जो इंग्लैंड के एक विद्वान हैं, इनकी प्रसिद्ध पुस्तक का क्या नाम है? लेवियाथन इस प्रसिद्ध पुस्तक का नाम रहा। इतनी बातें क्लियर। इसके बाद ये जो मैंने विचारक, राजनीतिक विचारक या विद्वान बताए हैं, भारतीय चिंतन में तीन बताए थे, मनु, कौटिल्य, शुक्र। इसके बाद मैकियावली, टॉमस हॉब्स और इसके बाद चार्ल्स मेरियम। इनके अलावा भी बहुत सारे विद्वान हैं, बहुत सारे राजनीतिक विचारक हैं, जिन्होंने इस शक्ति के बारे में अपने विचार प्रस्तुत किए हैं। बाकी और कौन कौन से हैं वो देखते हैं। इनके अलावा जो प्रमुख नाम आता है उसमें आता है कैटलिन का। किसका नाम आता है बच्चों? कैटलिन। केपलान का, लाशवेल का, मार्गेनथाउ का, मैकाइवर का। ये अन्य, इनके अलावा अन्य विद्वान हैं जिन्होंने इस शक्ति शब्द की परिभाषा दी है, इनसे संबंधित अपने विचार प्रस्तुत किए हैं। पहला नाम था कैटलिन। क्या नाम था बच्चों? कैटलिन। दूसरा कैपलान, लाशवेल, मार्गेनथाउ और मैकाइवर। इन्होंने शक्ति के बारे में क्या कहा, इसके बारे में बात करते हैं। और सबसे पहले हम बात करते हैं कैटलिन की। कैटलिन ने शक्ति के बारे में क्या कहा? इन्होंने कहा कि राजनीति विज्ञान शक्ति का विज्ञान है। शक्ति का विज्ञान है। ये बात किसने कही थी? कैटलिन ने कही थी कि राजनीति विज्ञान किसका विज्ञान है बच्चों? शक्ति का विज्ञान है। क्वेश्चन किस प्रकार से आएगा कि राजनीति विज्ञान शक्ति का विज्ञान है, ये कथन किसका है? ऑप्शन में कैटलिन, कैपलान, लाशवेल, मैकाइवर आदि के नाम दिए होंगे, उनमें हमें सही कौन सा करना होगा? कैटलिन करना होगा। ठीक है। तो इन्होंने बात कही थी राजनीति विज्ञान शक्ति का विज्ञान है, यानी इन्होंने कहा कि राजनीति जो है वो एक प्रतियोगिता का क्षेत्र है। किसका क्षेत्र माना है राजनीति विज्ञान को? एक प्रतियोगिता का क्षेत्र माना है। कैटलिन ने क्या कहा था बच्चों?
कि राजनीति विज्ञान जो है वो क्या है, एक प्रतियोगिता का क्षेत्र है जहां पर शक्ति को प्राप्त करने के लिए व्यक्तियों में निरंतर संघर्ष चलता रहता है। यहाँ प्रतियोगिता का क्षेत्र है जहां शक्ति को प्राप्त करने के लिए, शक्ति को प्राप्त करने के लिए व्यक्तियों में निरंतर संघर्ष चलता है, संघर्ष चलता रहता है। ठीक है, तो राजनीति को प्रतियोगिता का क्षेत्र किसने माना है, कैटलिन ने माना है। यानी जिस प्रकार हमारी जो कंपटीशन एग्जाम होते हैं, जैसे हम टीचर का एग्जाम देते हैं, पटवारी का देते हैं, पुलिस का, फौज का देते हैं, ये क्या है, कंपटीशन एग्जाम है, यानी प्रतियोगिता परीक्षाएं होती हैं। इनके अंदर नौकरी को प्राप्त करने के लिए जिस प्रकार छात्रों के अंदर संघर्ष चलता है, ठीक उसी प्रकार राजनीति विज्ञान एक प्रतियोगिता का क्षेत्र है जहां पर शक्ति को प्राप्त करने के लिए लोगों के अंदर संघर्ष चलता है। ये कथन किसके हैं, कैटलिन के, किसके बारे में, शक्ति के बारे में। तो दो बातें हैं, एक तो इन्होंने प्रतियोगिता का क्षेत्र माना है और दूसरा इन्होंने राजनीति विज्ञान को शक्ति का विज्ञान माना है। इसके बाद दूसरे नंबर पे आते हैं लासवेल। बच्चों लासवेल के शक्ति के संबंध में क्या विचार थे देखते हैं। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं लासवेल की एक बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक है और वो पुस्तक का नाम है कौन कब क्या कैसे प्राप्त करता है, कौन क्या कब और कैसे प्राप्त करता है। ये बच्चों लासवेल की प्रसिद्ध पुस्तक का नाम है, कौन क्या कब और कैसे प्राप्त करता है। लगता तो नहीं है पुस्तक का नाम सा, लेकिन है, हमें रटना तो पड़ेगा। लासवेल की ये प्रसिद्ध पुस्तक है कौन क्या कब और कैसे। इसके अंदर शक्ति के बारे में लासवेल ने बताया है और लासवेल ने मुख्य विषय वस्तु कहा है शक्ति को राजनीति विज्ञान की। क्या कहा था कि शक्ति राजनीति विज्ञान की मुख्य विषय वस्तु होती है। इसी क्रम में आगे हम बात करते हैं मैकाइवर की। मैकाइवर के क्या विचार थे। मैकाइवर की एक पुस्तक है जिसका नाम है बच्चों द वेब ऑफ गवर्नमेंट। द वेब ऑफ गवर्नमेंट। ये पुस्तक किसकी है, मैकाइवर की है। इस पुस्तक के अंदर मैकाइवर ने ये कहा था कि शक्ति एक ऐसी क्षमता है जिसके द्वारा किसी दूसरे व्यक्ति से कार्य या आज्ञा पालन करवाया जाता है। क्या कहा था, शक्ति वो क्षमता है, एक ऐसी क्षमता है जिसके द्वारा अन्य व्यक्तियों से कार्य या आज्ञा पालन करवाया जाता है। क्लियर। ये बात किसने की थी, कही थी, मैकाइवर ने कही थी। लासवेल ने पुस्तक में क्या कहा था कि शक्ति राजनीति विज्ञान की मुख्य विषय वस्तु होती है। तो इस प्रकार बहुत सारे विचारक हुए, राजनीतिक विद्वान हुए, जिन्होंने इस शक्ति को लेकर अपने अपने विचार प्रस्तुत किए थे। भारतीय चिंतन में नाम किसका आया था बच्चों, मनु का आया था, कौटिल्य का आया था और तीसरा नाम आया था शुक्र का। तीसरा नाम कौन सा था, शुक्र का, भारतीय चिंतन में था। पाश्चात्य चिंतन के अंदर किसके नाम आए थे, मैकियावेली का, मैकियावेली का नाम आया था और दूसरा नाम कौन सा आया था, टॉमस हॉब्स का नाम आया था। मैकियावेली ने तो कहा, क्या कहा था मैकियावेली ने कहा था कि राजनीतिक और
जो राज्य है, राज्य और राजनीतिक क्षेत्र में शक्ति एक महत्वपूर्ण, एक प्रमुख तत्व होती है। इसके बाद जो नाम आए थे उनमें आए थे कैटलिन का, और इसके बाद लासवेल, और इसके बाद मैकाइवर का। ये प्रमुख विद्वान रहे हैं जिन्होंने इसके संबंध में अपने अपने विचार प्रस्तुत किए हैं। मैकाइवर ने तो कहा था, क्या कहा था? मैकाइवर ने कहा कि शक्ति वो क्षमता है जिसके द्वारा किसी अन्य व्यक्ति से कार्य या आज्ञा पालन करवाया जा सकता है। लासवेल ने कहा कि शक्ति राजनीति विज्ञान की मूल विषय वस्तु होती है। तो इस प्रकार से सभी विद्वानों ने, सभी राजनीतिक विचारकों ने अपने अपने विचार रखे थे शक्ति के संबंध में। अब बात करते हैं बच्चों कि शक्ति और बल के अंदर क्या अंतर है। अगला आपका टॉपिक क्या है? शक्ति और बल में अंतर। शक्ति और बल में अंतर, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन पावर एंड फोर्स, यानी इस बल को अंग्रेजी में क्या कहते हैं बच्चों? फोर्स कहते हैं, फोर्स। और शक्ति को आपका पता ही है, अंग्रेजी क्या कहते हैं? पावर कहते हैं। तो इस शक्ति और बल में मुख्यतः एक ही अंतर बताया गया है, और वो अंतर क्या बताया गया है कि ये जो शक्ति होती है, शक्ति परछन होती है, शक्ति परछन, शक्ति परछन बल है, जबकि बल प्रकट शक्ति है। क्या कहा था बच्चों? शक्ति परछन बल है जबकि बल प्रकट शक्ति है। क्या कहा था? प्रकट, ये ट है बच्चों। प्रकट। इन्होंने कहा कि शक्ति तो क्या होती है? एक परछन बल होती है। परछन का मतलब होता है बच्चों अप्रकट, अप्रकट, यानी जो हमें दिखाई ना दे। जबकि बल जो है वो एक क्या है? प्रकट शक्ति है। या आप यूं कह दीजिए, शक्ति क्या है? प्रकट तत्व है, जबकि बल प्रकट तत्व होता है। सीधी सी बात है बच्चों कि शक्ति अपन दिखेगो नहीं और बल अपन दिखाई देवे। शक्ति तो दिखाई नहीं देती, बल हमें दिखाई देते। किस प्रकार से? एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे पुलिस है, पुलिस के पास अपराधी को सजा देने के लिए शक्ति निहित होती है, लेकिन वो हमें दिखाई कब देती है? जब पुलिस वास्तव में अपराधी को सजा देती है, उस समय उसकी वो शक्ति बल के रूप में हमें क्या दिखाई देती है। इसका इसीलिए तो कहा गया है कि बल जो होता है वो प्रकट होता है, हमें दिखाई देता है, जबकि शक्ति एक अप्रकट होती है जो हमें दिखाई नहीं देती है। इसी प्रकार एक एग्जाम्पल और दे देता हूँ कि जो शिक्षक होता है वो जिस दिन ज्वाइन करता है शिक्षा विभाग को, उसी दिन उसके पास एक शक्ति आ जाती है कि अगर बच्चे कक्षा के अंदर किसी प्रकार की शरारत करते हैं, सही समय पर पढ़ाई नहीं करते हैं, सही समय पर होमवर्क नहीं करते हैं, तो वो शिक्षक उस छात्र को कक्षा से बाहर निकाल सकता है। ये शक्ति होती है किसके पास? शिक्षक के पास। लेकिन ये हमें दिखाई कर देती है जब शिक्षक वास्तव में ऐसा करता है, अपनी शक्ति का प्रयोग करता है और छात्र को कक्षा से बाहर धूप में निकाल देता है, उस समय उसकी वो जो शक्ति है वो बल के रूप में हमें दिखाई देती है। तो यही बात यहाँ समझाई गई है कि शक्ति परछन बल है, यानी अप्रकट तत्व है, जबकि बल प्रकट तत्व है। शक्ति तो दिखाई नहीं देती, बल हमें दिखाई देता है। यही एक मुख्य अंतर है शक्ति और बल के अंदर। इसके बाद बात करते हैं बच्चों
शक्ति और प्रभाव में क्या अंतर है? शक्ति और प्रभाव, शक्ति और प्रभाव में अंतर। शक्ति यानी पावर और प्रभाव मतलब इफेक्ट। शक्ति पावर, प्रभाव इफेक्ट, यानी शक्ति और प्रभाव में क्या अंतर है। इससे पहले हमने पढ़ा शक्ति और बल में क्या अंतर है। बच्चों, इस शक्ति और प्रभाव के अंदर बहुत सारी समानताएं भी होती है, असमानताएं भी होती है। हमें केवल यहाँ देखना है इनके अंतर के बारे में। और जो सबसे पहला अंतर होता है शक्ति और प्रभाव में, वो होता है कि शक्ति दमनात्मक होती है। शक्ति दमनात्मक। शक्ति कैसी होती है बच्चों? दमनात्मक होती है। होती है। कैसी होती है? दमनात्मक होती है, यानी इसके पीछे एक कठोर भौतिक बल का प्रयोग होता है। शक्ति जो होती है ना, इसके पीछे एक कठोर भौतिक बल का प्रयोग होता है। इसलिए शक्ति कैसी होती है? दमनात्मक होती है, दमन करने वाली तत्व होती है। जबकि प्रभाव मनोवैज्ञानिक होता है। कैसा होता है? मनोवैज्ञानिक होता है। यानी प्रभाव के द्वारा दमन नहीं किया जाता है, बल्कि उसका मानसिक रूप से व्यक्ति को क्या किया जाता है? प्रभावित किया जाता है। मानसिक रूप से तो चेंज किया जा सकता है इस प्रभाव के द्वारा, लेकिन यहाँ शक्ति के द्वारा क्या किया जा रहा है? व्यक्ति का दमन किया जा रहा है, उसको दबाया जा रहा है। तो शक्ति दमनात्मक होती है, जिसके पीछे एक बहुत कठोर भौतिक बल का प्रयोग किया जाता है। जबकि हमारा जो प्रभाव है, इफेक्ट जो है, वो मनोवैज्ञानिक होता है। इसके द्वारा केवल मानसिक रूप से ही प्रभावित किया जा सकता है। पहला अंतर। दूसरा अंतर क्या है? दूसरा अंतर ये है कि इस शक्ति का प्रयोग क्या है बच्चों? शक्ति का प्रयोग किसी के खिलाफ उसकी इच्छा के विरुद्ध, उसकी इच्छा के विरुद्ध किया जा सकता है। यानी ये जो शक्ति है, इसका जब किसी के खिलाफ प्रयोग किया जाता है तो उस व्यक्ति की इच्छा के विरुद्ध भी इस शक्ति का प्रयोग किया जा सकता है। जबकि प्रभाव होता है संबंधात्मक, यानी इसका प्रयोग प्रभावित व्यक्ति की सहमति से ही किया जा सकता है, उसकी इच्छा के विरुद्ध नहीं किया जा सकता। यानी किया जा सकता है, जबकि प्रभाव का प्रयोग प्रभावित व्यक्ति की सहमति पर ही निर्भर करता है, सहमति से ही होता है। क्या कहा बच्चों? दूसरा अंतर क्या है? शक्ति का प्रयोग जब किसी के खिलाफ किया जाता है तो उसकी इच्छा के विरुद्ध भी किया जा सकता है। अगर व्यक्ति ना चाहे तो भी इस शक्ति का प्रयोग किया जा सकता है। लेकिन प्रभाव जो है, इसका प्रयोग प्रभावित जो व्यक्ति होता है उसकी सहमति से किया जाता है। यानी ये जो प्रवाह है, ये कैसा होता है? संबंधात्मक होता है। प्रभाव कैसा होता है बच्चों? संबंधात्मक होता है। तो ये दो मुख्य अंतर थे। शक्ति दमनात्मक होती है, जबकि प्रभाव मनोवैज्ञानिक होता है। दूसरा, शक्ति का प्रयोग किसी के खिलाफ उसकी इच्छा के विरुद्ध किया जा सकता है, जबकि प्रभाव का प्रयोग प्रभावित व्यक्ति की सहमति से किया जाता है, क्योंकि प्रभाव संबंधात्मक होता है। तीसरा जो अंतर है वो है
कि शक्ति जो है वो शक्ति अप्रजातांत्रिक होती है, शक्ति अप्रजातांत्रिक तत्व है, जबकि प्रभाव प्रजातांत्रिक तत्व होता है। शक्ति कैसी है बच्चों? अप्रजातांत्रिक तत्व है। यानी जब राजतंत्र था, राजा महाराजाओं का समय था, उस समय के काल को क्या कहा गया? अप्रजातांत्रिक काल कहा गया। उस समय का एक प्रमुख क्या है? तत्व है शक्ति, क्योंकि उस समय शक्ति ही पर ही विशेष रूप से जोर दिया जाता था। उनकी जो अवधारणा, महत्वपूर्ण अवधारणा थी, वो शक्ति पर ही आधारित थी। तो शक्ति तो अप्रजातांत्रिक तत्व है उस समय का, जबकि प्रभाव प्रजातांत्रिक तत्व है। प्रजातांत्रिक मतलब लोकतंत्र, आज के समय का जो मुख्य तत्व है वो क्या है? प्रभाव। आज शक्ति के बल पर नहीं करवाया जा सकता, लेकिन प्रभाव के बल पर कार्य करवाए जा सकते हैं। चौथा जो इसका मुख्य अंतर है वो क्या है कि शक्ति जितनी भी अधिक हो, शक्ति कितनी भी अधिक हो, उसे अपने अस्तित्व के लिए, अपने अस्तित्व के लिए प्रभाव की आवश्यकता पड़ती है। प्रभाव की आवश्यकता होती है, जबकि प्रभाव को अपने अस्तित्व के लिए शक्ति की आवश्यकता नहीं होती है। प्रभाव को अपने अस्तित्व के लिए, अपनी स्थिरता के लिए शक्ति के प्रयोग की आवश्यकता नहीं होती है, आवश्यकता नहीं होती है। क्या कहना चाह रहा है बच्चों? देखिए, अस्तित्व, शक्ति कितनी भी अधिक हो, किसी व्यक्ति के पास कितनी भी अधिक हो, उसे अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए, अपने स्थिरता को बनाए रखने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है? इस प्रभाव की आवश्यकता होती है। जबकि प्रभाव को अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए शक्ति के प्रयोग की आवश्यकता नहीं होती है। इसका एक उदाहरण देता हूं बच्चों। जिस वक्त भारत के अंदर अंग्रेजों का शासन था, यानी ब्रिटिश शासन था, उस समय वो अंग्रेजों के पास शक्ति थी, भारतीय जनता के पास किसी प्रकार की कोई शक्ति नहीं थी। तो वो अंग्रेज शक्ति के माध्यम से अपने जो आदेश थे उनका पालन करवाते थे। ऐसे समझिए कि अंग्रेज इस शक्ति के माध्यम से अपने आदेशों का पालन करवाते थे। यानी अंग्रेज अपना प्रभाव किसके माध्यम से छोड़ना चाहते थे? इस शक्ति के माध्यम से। समझिए आगे, शक्ति के माध्यम से अंग्रेज भारतीय जनता से आदेशों का पालन करवाते थे, उनसे कार्य करवाते थे, और भारतीय इस शक्ति के डर से कार्य करते थे। तो ये जो अंग्रेज थे, ये तो शक्ति के माध्यम से अपना प्रभाव स्थापित करते थे। जबकि महात्मा गांधी की अगर मैं बात करूं तो महात्मा गांधी के पास किसी प्रकार की कोई पावर नहीं थी, शक्ति थी नहीं थी। वो किसका प्रयोग करते थे? इस प्रभाव का प्रयोग करते थे। किसका प्रयोग करते थे? इस प्रभाव का प्रयोग करते थे। यानी वो केवल प्रभाव के द्वारा अपना अस्तित्व स्थापित करते थे, अपनी स्थिरता स्थापित करते थे। तो प्रभाव को किसी शक्ति के प्रयोग की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन शक्ति को अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? प्रभाव की आवश्यकता
होती है। तो बच्चों ये शक्ति और प्रभाव में क्या मुख्य अंतर थे? पहला, शक्ति दमनकारी होती है, इसके पीछे एक कठोर भौतिक बल का प्रयोग होता है, जबकि हमारा प्रभाव मनोवैज्ञानिक होता है। दूसरा, शक्ति का प्रयोग किसी की इच्छा के विरुद्ध किया जा सकता है, जबकि प्रभाव का प्रयोग सहमति के आधार पर ही किया जा सकता है। तीसरा, शक्ति अप्रजातांत्रिक तत्व है, और चौथा है जो कि प्रभाव क्या है, एक प्रजातांत्रिक तत्व होता है। चौथा और अंतिम मुख्य अंतर इसमें यह था कि शक्ति कितनी भी अधिक क्यों ना हो, उनको अपनी स्थिरता या अस्तित्व के लिए प्रभाव की आवश्यकता होती है, लेकिन प्रभाव को अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए शक्ति की आवश्यकता नहीं होती है। तो इस प्रकार से शक्ति और बल, इसके बाद हमने शक्ति और प्रभाव के अंदर अंतर देखा। इससे पहले हमने शक्ति के अर्थ, उनकी परिभाषाएं, अलग अलग विद्वानों या विचारकों के द्वारा जो मत दिए गए थे उन पर हमने चर्चा की थी। नेक्स्ट बात हम अगले क्लास के अंदर, अगले वीडियो के अंदर करेंगे। आज के लिए बस इतना, धन्यवाद।